16 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। झांसी के मेडिकल कॉलेज से कुछ लोगों के रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और इसी बीच में पुलिस प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो रहा था। इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सड़क पर खड़े होकर बोरियों में चूना था और चूने को वो सड़क के किनारे फैला रहे थे, बिछा रहे थे। तभी किसी ने पूछा कि भैया ये चूना क्यों फैलाया जा रहा है, क्यों सड़क पर बिछाया जा रहा है। तो जो व्यक्ति चूना बिछाया जा रहा था वो कह रहा था कि भैया अभी डिप्टी सीएम का कार्यक्रम है, वो आएंगे और इन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, साथ ही निरीक्षण भी करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार गलती किसकी है, क्या नहीं है। जैसे ही ये बात उस व्यक्ति से कही जाती है, व्यक्ति ने उसे चूना डालते हुए आदमी का फोटो खींच लिया, उसका छोटा सा एक वीडियो बना लिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब विपक्ष की पार्टियां हों या फिर नेता हों, सभी ने एक्स पर ट्वीट करना शुरू कर दिया और ये कहते हुए कि एक तरफ तो लाशों के ढेर लगे पड़े हैं और दूसरी तरफ एक नेता का स्वागत करने के लिए इस तरह से चूना बिछाया जा रहा है, कुछ तो शर्म करो। बस इतना था कि जिसके लिए चूना बिछाया जा रहा था उसने आकर एक वीडियो जारी की और माफ़ी मांगी और कहा कि जिन लोगों ने ये चूना बिछाने के आदेश दिए हैं, जो भी बिछा रहे थे, जो भी कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आज की कहानी उसी झांसी शहर से है जहां पर एक बड़ा हादसा हो जाता है और उस हादसे में थोड़े बहुत नहीं 10 बच्चों की मौत हो जाती है। उस भयानक हादसे के बाद पूरे देश भर में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार वो हुआ क्या था और किस तरह से ये हादसा हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की। वहां पर एक महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज के SNCU यानी कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष 15 नवंबर 2024 की रात लगभग यहाँ पर 54 बच्चे थे जो एडमिट थे। बच्चों की जो ये 54 बच्चे हैं, कोई तो 0 का है यानी कि अभी कुछ घंटे पहले पैदा हुआ है, तो कोई 10 दिन का है, कोई 15 दिन का है, कोई 1 महीने का है, कोई 1.5 महीने का है, किसी को निमोनिया की शिकायत है तो किसी को कोई बड़ी शिकायत है। इस तरह से बच्चों का वहाँ पर उपचार चल रहा था। बच्चों की पहचान के लिए हर बच्चे के हाथ में एक इसी तरह से एक पट्टी डाल दी जाती है और उस पट्टी पर लिख दिया जाता है उसकी माँ का नाम, ताकि किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ, कोई बात होती है या उसके परिवार वालों को सूचना देनी होती है तो बच्चे के जो हाथ होता है उस पर लिखे हुए नाम यानी कि उस बच्चे की माँ का नाम लिखा होता है, उसे आवाज़ लगाते हैं। बच्चे के जो तीमारदार होते हैं, घर वाले होते हैं, वो आवाज़ सुनकर आने लगते हैं। अब किसी को दवा की ज़रूरत है या किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वही एकमात्र पहचान होती है, बाकी सब बच्चे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कुछ इसी तरह से चल रहा था। 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वाक़या है। 10 बजे हों या फिर सवा 10 बजे हों, कई माँ जो होती हैं वो बाड़ के अंदर अपने अपने लल्लाओं को, अपनी अपनी बेटियों को वो दूध पिला रही थी और कई घर ऐसे भी थे जहाँ पर पहली बार बच्चा पैदा हुआ था। कई घर ऐसे थे जो कई 1-2 बच्चे और भी थे, लेकिन ये खुशियों का माहौल क्योंकि बच्चा जो हुआ है उस वजह से। ठीक आज तक पर एक इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू था हमीरपुर के रहने वाले गोविंद दास का। गोविंद दास ये उस इंटरव्यू में कह रहे थे कि उनके पोता हुआ था, वो पोते के लिए यहाँ पर आए हुए थे। वो देखते हैं कि एक नर्स है, वो नर्स ऑक्सीजन सिलेंडर से एक पाइप को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। जब पाइप उस ऑक्सीजन सिलेंडर के उस पाइप में नहीं जा रहा था तो उसने उस पाइप को थोड़ा मुंह उसका चौड़ा करने के लिए माचिस निकाली, माचिस से उसको जलाना शुरू कर दिया ताकि वो ढीला हो जाएगा तो आराम से अंदर पाइप चला जाएगा। बस इतना करना था कि अचानक ही एकदम आग लगनी शुरू हो जाती है। वो गोविंद दास इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था। उसने अपने गमछे से उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो सफलता उसे मिल नहीं पाती। हालांकि नर्स ने भी कोशिश की और इस वजह से नर्स झुलस जाती है, ऐसा गोविंद दास अपने इस इंटरव्यू में उसमें कहता है। और देखते देखते उस आग की जो रफ्तार थी, उस धुएं की जो रफ्तार थी, बहुत तेज़ी से होने लगती है। तेज़ी से इसलिए क्योंकि एक विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद जैसे विस्फोट होता है, आग की लपटें बहुत तेज़ी के साथ पूरे उस वार्ड में फैलनी शुरू हो जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह भी आता है, प्रशासन कहता है कि ये जो आग थी ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। कुछ ही सेकंडों में इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब यहाँ पर जो मौजूद है, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, जो डॉक्टर, जो नर्स, जो भी मौके पर मौजूद था, इधर उधर चीख पुकार मचने लगती है। जो बच्चों को दूध पिला रही थी उन्होंने अपने बच्चे को सीने से लगाया, वहां से लेके भागना शुरू कर देती हैं। ये अब चीखने की आवाज़ें, ये चिल्लाने की आवाज़ें और आग लगने की बातें अब बाहर तक फैल जाती है।
जैसे कुछ लोग बाहर थे जिनके बच्चे इस वार्ड के अंदर एडमिट थे, बाहर वालों ने अंदर आने की कोशिश की और अंदर वाले बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जिनकी माएँ थीं वो तो अपने बच्चों को सीने से लगाकर चिपकाकर वहाँ से निकल जाते हैं, और जिनके तीमारदार बाहर थे वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा दृश्य, वो देख रहे थे कि डॉक्टर लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में जैसे कुलदीप है, कृपाल सिंह है, याकूब है, ऐसे लोगों ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस रास्ते पे जाने का रास्ता है वहाँ पर आग की लपटें या फिर धुआं निकलने की रफ्तार कुछ ज़्यादा थी, जहाँ से अंदर प्रवेश पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पीछे से एक ऐसी जगह थी जहाँ से एक विंडो थी, उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश की ताकि वहाँ से अंदर घुसा जा सके। और जैसे वो अंदर जाते हैं तो उसके बाद फिर बच्चों को बचाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनके अपने बच्चे फंसे हुए थे, वो अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बच्चा तो बच्चा है, किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि इस बीच में जो उनके हाथ में बच्चों के बैंड बंधा हुआ था, उस बैंड पर नाम लिखा हुआ था माँ का। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे वक्त में अपने उस बच्चे की माँ को के नाम को पढ़ने की कोशिश करेगा? जिसकी सामर्थ्य थी, उन आम आदमियों ने, उन आम लोगों ने अपने उन जो भी बच्चा दिखाई दे रहा है उसको उठाया, उठाने के बाद बाहर उस विंडो से देने की कोशिश करने लगा। 54 बच्चे थे उसके अंदर। 54 बच्चों में कुछ बच्चों को तो मार ली जाती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याकूब, कृपाल, कुलदीप जैसे लोगों ने हिम्मत जुटाई और उसके बाद उन बच्चों को बाहर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से कई तीमारदार भी कोशिश करते हैं, झुलस जाते हैं, लेकिन सफलता मिलती नहीं है। इसी बीच में एक और इंटरव्यू होता है जो कि कुलदीप नाम के लड़के का होता है। कुलदीप नाम का जो लड़का होता है वो कहता है कि उसने जितनी भी कोशिश कर सकता था वो कोशिश करके उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। कई बच्चों को लेके जाता है, उसका बच्चा तो शायद अब बचेगा भी नहीं क्योंकि उसकी हालत ही कुछ ऐसी है। लेकिन जैसे ही उसने ये बात मीडिया में बयान दिया, ये बात जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन होता है उसको ये बात बहुत ख़राब लगती है। उसको डांटते हैं, धमकाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी ज़ुबान को शांत रखना, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि उसने यही तो बोला है। वो कहता है कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुलदीप की ये बातें बहुत सारे लोगों को चुभने लगती हैं, लेकिन कुलदीप की ये बातें जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो लोगों को लगता है कि ये भी एक अच्छा इंसान है। इसने अपने बच्चे की परवाह नहीं की, बल्कि जितने बच्चे इसके हाथ में आते हैं उन्हें बचाने की लगातार कोशिश कर रहा था। कुछ इसी तरह से चलता रहता है। भागम भाग मची हुई थी, जहां जिसको मौका मिल रहा था वो अपनी जान बचा रहा था या फिर बच्चों की जान बचा रहा था। लेकिन ओवरऑल जो पूरी कहानी निकल के सामने आती है, ज़्यादातर लोगों का, महिलाओं का या फिर तीमारदारों का बस ये एक ही कहना था, जो भी डॉक्टर मौके पर मौजूद थे उन्होंने अपनी तरफ से कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। यदि वो प्रयास करते तो हो सकता है कि जैसे वो भाग रहे थे किसी न किसी बच्चे को अपने गोद में लेते और वहाँ से भाग जाते, तो शायद उन माँओं की तरह जैसे उन्होंने अपने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, तो हो सकता है कि बच्चों की बचने वालों की संख्या और ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे ये शोर शराबा आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ये जो सायरन था, जो खतरनाक सायरन, जैसे कि कभी एम्बुलेंस का आपने सायरन सुना होगा, जो घबराहट वाला सायरन होता है, वो लगातार बज रहा था और उस सायरन की आवाज़ पूरे शहर में गूंजने लगती है। पूरे शहर के साथ साथ जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगती हैं तो पूरे देश में इन सायरन की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। 5-6 गाड़ियाँ आती हैं दमकल विभाग की, वो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, इधर उधर से रास्ता खोजने की कोशिश की और उस आग को बुझाने की कोशिश की। साथ ही कम से कम 2 घंटे का इन्हें समय लग जाता है, लेकिन 2 घंटे के समय में 10 बच्चों की मौत हो जाती है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इधर उधर एडमिट कराया जाता है। लेकिन 8 ऐसे बच्चे थे, 8 ऐसे बच्चों के परिवार वाले थे जो अपने बच्चों को लेकर बेइंतहा परेशान थे। उनकी रोने की, उनकी चीखने की, उनकी बिलखने की आवाज़ें हर किसी के कानों तक सुनाई दे रही थीं, जिनमें झांसी की रेखा, उनकी 2 जुड़वा बेटियां होती हैं, महुआ की नीलू उनका बेटा होता है, जौनपुर की अभिलाषा का बेटा होता है, जालौन की शांति और संतोषी के बेटे होते हैं, झांसी की कविता और संध्या उनके बेटे होते हैं। जहां देखो इनकी ही रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही थीं और इनकी ही कुछ लोगों ने वीडियो बनाए। मीडिया वाले मौके पर पहुंच जाते हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे, इनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाता है। दरअसल इनको तो ये भी नहीं पता था कि इनके बच्चे हैं कहाँ, कहाँ नहीं हैं, क्या वो जिंदा हैं, क्या वो मर चुके हैं तो कहाँ हैं, क्योंकि 10 बच्चे जो मर चुके थे उनके हाथ के जो बैंड हैं वो भी जल चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में ये भी नहीं पहचान पा रहे थे कि बच्चा जो मरा है किसका बच्चा मरा है। आखिरकार पुलिस प्रशासन में हड़कंप तो मची जाता है। ये बात पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है, पूरे देश भर में फैल जाती है। बात वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ कई प्रदेशों में चुनाव की तैयारी चल रही थी, वहाँ पर
जो भाषणबाजी चल रही थी उसमें बताया जाता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शायद कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के लिए गए हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपना प्रोग्राम लगाते हैं सुबह 5 बजे के आसपास का। वो 16 नवंबर 2024 को सुबह 5 बजे उनका पहुंचना था मेडिकल कॉलेज में। उन माओं से मिलने था, उन लोगों से मिलना था जिनके बच्चे इस हादसे में चले गए हैं, जिनके बच्चों के साथ कुछ बात हुई है। वो ये भी जानने के लिए आए थे कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों है, किस वजह से हुआ है। वो सारी जानकारी जुटाने के लिए आ ही रहे थे कि उनके स्वागत में कुछ लोगों ने चूना बिछाना शुरू कर दिया। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो ब्रजेश पाठक जी को सामने आना पड़ता है, एक वीडियो बनाना पड़ता है। वो कहते हैं कि जिसने भी ये सब काम किया है, जिसने उनके स्वागत के लिए चूना बिछाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। दरअसल अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना होता तो शायद ब्रजेश पाठक की नज़र उस चूने पर कभी नहीं जाती जो उनके स्वागत के लिए बिछ रहा था। उनके कानों तक सिर्फ वो आवाज़ें आती जहां पर चीख पुकार मची हुई थी। हालांकि पूरे देश में फिर इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है और एक चर्चा और भी शुरू हो जाती है। दरअसल कुछ ही दिन पहले अभी एक वेब पोर्टल पर एक खबर छपी थी कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इस झांसी के मेडिकल कॉलेज में दी जाएंगी। लेकिन जब जैसे ही वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के बारे में बातचीत की जाती है तो साथ में ये भी चलने लगता है, जब आग लगी थी तो अलार्म क्यों नहीं बजा, जब अग्निशमन यंत्र वहां पर मौके पर रखे हुए थे तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी देखा कि कई कई साल पहले यानी कि 4-4 साल पहले अग्निशमन यंत्रों की जो वैधता थी, उनकी वैलिडिटी थी, वो तो खत्म हो चुकी थी। और साथ ही ये भी पता चलता है कि जो डॉक्टर हैं या फिर वहां पर कोई कर्मचारी काम करने वाले हैं, उनको वो अग्निशमन यंत्र चलाने ही नहीं आते। अगर किसी की वैलिडिटी खत्म भी नहीं हुई थी, वो उसका सही वक्त पर इस्तेमाल कर लेते तो शायद 10 बच्चों की जिंदगी कभी भी नहीं जाती। साथ ही जो नर्स है, वो नर्स है कौन, कहाँ है, जिसके हाथ झुलसे थे, जिसके बारे में हमीरपुर के गोविंद दास ने कहा था कि उन्होंने एक पाइप को उस ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ने की कोशिश की, उसी की वजह से आग लगी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर और डीआईजी से कहा है कि इस मामले की जांच करिए, 12 घंटे के अंदर अंदर एक रिपोर्ट पेश करिए। वो जानना चाहते हैं कि प्रथम रिपोर्ट आखिरकार क्या कहती है, गलती किसकी है, किस लेवल पर हुई है, किस लेवल पर नहीं हुई है। साथ ही जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जाते हैं, वो कहते हैं कि 3 विभाग के लोग जांच करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग होगा, पुलिस विभाग होगा, साथ ही मजिस्ट्रेट के माध्यम से भी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीडिया शायद उस लेवल तक वहां तक जाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसको शायद वहां तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी। हालांकि जो बहुत सारी अंदर की बातें थी वो बाहर छन के आई नहीं। मीडिया में जितनी रिपोर्ट आई उतनी रिपोर्ट के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये भी पता चला कि 5 लाख रुपए तो मृतकों के परिवार वालों को, साथ ही जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपए की घोषणा कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है। क्या इस पैसे से क्या घर वालों के बच्चा वापस आ पाएगा? ये तो कभी नहीं आ पाएगा। जिसका दर्द है वो शायद जब तक जिंदा रहेगा, जब तक उसकी सांसें रहेंगी, उस अपने बच्चे को, चाहे वो 0 यानी कि कुछ घंटों का है, चाहे वो 1.5 महीने का या 2 महीने का है, मरने वाला अपने बच्चे को कभी भी नहीं भुला पाएगा, क्योंकि हर वक्त उस बच्चे की हमेशा याद आती रहेगी। लेकिन याद ये भी आती रहेगी कि आखिरकार झांसी के उस मेडिकल कॉलेज में किस स्तर पर लापरवाही रही है। कहीं ऐसी लापरवाही किसी और मेडिकल में तो नहीं हो रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को सही वक्त पर जागने की, सचेत होने की, जागरूक होने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है, न केवल मेडिकल कॉलेजों में बल्कि ऐसी सभी जगहों पर जहां चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर अलग अलग किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, जहां पर कोई भी हादसा हो सकता है, जहां पर कहीं भी कोई भी लापरवाही हो सकती है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिर्फ जुबान से निकलने वाली बात है। वो जुबान से कुछ भी शब्द निकाल सकते हैं और सब कुछ व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं, ताकि भविष्य में किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसी कोई वारदात ना हो। दोस्तों, जाते जाते आपको ये भी बताना है कि जो दैनिक भास्कर की टाइमलाइन है वो कहती है कि ये हादसा रात लगभग 10:30 बजे के आसपास हुआ था। ये स्पार्किंग होता है, फिर विस्फोट होता है। वो ये भी कहते हैं लगभग 10:32 के आसपास नवजातों को दूध पिलाने के लिए जो महिलाएं गई हुई थी, जो बाहर निकलती हैं चीख पुकार करते हुए। उसके बाद 10:35 के आसपास डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पहुंचा। वहां धुआं बहुत ज़्यादा भर चुका था। साथ ही 10:40 के आसपास वार्ड के बाहर जो बैठे हुए परिजन थे, जिसको जो बच्चा मिला वो उसको उठाकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। इसी हिसाब से लगभग 39 बच्चों को बाहर निकाला गया था। लगभग 10:50 पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। लगभग 20 मिनट का उन्हें समय लगता है और 10:53 के आसपास जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे वो मौके पर पहुंचते हैं। 10:55 पर फायर ब्रिगेड ने खिड़की तोड़कर वहां से अंदर एक पाइप पहुंचाया और वहां से आग बुझाने की वो लगातार कोशिश कर रहे थे। 10:57 के आसपास डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचते हैं। उन्हें लगभग 27 मिनट का समय लग जाता है।
जब आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी तो बताया जाता है कि 11:20 पर सेना को बुलवाना पड़ा ताकि आग पर काबू पाया जा सके। इसलिए आग तब तक बुझाई जा चुकी थी जब सेना ने जाकर वहां पर पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से जाकर उसमें लग जाती है। 11:50 के आसपास आग पर काबू पाया गया और जो स्टाफ ने नवजातों को बाहर निकाला। साथ ही 12:05 के आसपास 10 नवजातों की मौत की घोषणा कर दी गई थी कि जिसमें 10 नवजात जो नए बच्चे जो पैदा हुए हैं वो मर चुके हैं। 2 बजे कमिश्नर और डीआईजी निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं और सुबह 4 बजे के आसपास 16 नवंबर को कानपुर जोन के एडीजी आलोक कुमार पहुंच जाते हैं और 5 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच जाते हैं। ये कुछ इस तरह की टाइमलाइन थी जो इसने दैनिक भास्कर की टीम ने बनाई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते शाह आलम अजहरी हैं जो आज इनका शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो शाह आलम अजहरी साहब। और साथ ही कोटा राजस्थान के रहने वाले संजय कुमार अग्रवाल हैं, देहरादून से नाजिया खान हैं, हमीरपुर से जयप्रकाश सिंह हैं, नैनीताल से शुभम सिंह नेगी हैं, गया बिहार से राज यादव हैं, सोनू खान। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।